अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है फिर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए या फिर बोलो तो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड लेक्चर है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों को मैं स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जैसे और नेचर ऑफ मैटर जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा दिया था। तो आज की वीडियो में उसके बाद के टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, और मैटर का ही कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो भाई, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन है जो कि कैलकुलेशंस में यूज़ होते। तो पहले तो मैटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ रहते जो कि बिना कोई आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन चेंज करे सब्सटेंस का मेजर कर सकते। और जो मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन को केमिकल चेंज होना रहता है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। केमिकल चेंज की ज़रूरत फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं रहती। तो ये दो टाइप्स के है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देखो अपने एसआई यूनिट से होता, एसआई सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से होता। और एक दूसरा मीटर कन्वेंशन सिस्टम भी है। ये पूरे जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। एसआई सिस्टम के जो है ना 7 बेस यूनिट्स रहते जो कि लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में टेबल 1.1 पे, ठीक है। मैं आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में बोला, इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी कैसा भी ख़रीद लीजिए, या फिर अगर नहीं ख़रीदना है, नहीं हो रहा, तो क्या बोलते सो इंटरनेट पे भी मिल जाती है आपको एनसीईआरटी की बुक। इंटरनेट पे बस सर्च करना क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बहुत से वेबसाइट मिल जाते हैं आपको। क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पीडीएफ, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाती। नहीं तो अगर आप बोले तो मैं अपने वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वो भी चेक कर ले सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जा सकती है आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो भाई कंपलसरी है, ख़रीदना ही पड़ता आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, कोई भी एग्ज़ाम लिखो आप केमिस्ट्री के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। तो मैं बोल रहा था ये टेबल 1.1 में है लिखे हुए। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। लेंथ का यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, और आपके मास का यूनिट ऑब्वियसली केजी। एसआई यूनिट सही है, एसआई यूनिट्स, ठीक है, एसआई यूनिट्स है। और वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, ए से डिनोट करते हो इसको। और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन रहता है टेम्परेचर, ठीक है। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस डाल रहे हैं अपन वो केमिस्ट्री में, उसको मोल से मेजर करते, ठीक है, मोल यूनिट रहता है उससे मेजर करते। और एक कॉन्सेप्ट रहता है लुमिनस इंटेंसिटी का, उसको कैंडेला नाम के एसआई यूनिट से मेजर करते, ठीक है। वो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर फिर भी देख लो। लुमिनस इंटेंसिटी उसको इससे आई सफिक्स वी से डिनोट करते। कैंडेला उसका यूनिट है, कैंडेला, ठीक है। तो ये टेबल एनसीईआरटी में है पहले से, यहाँ पे बताने की तो ज़रूरत थी नहीं।
फिर भी बता दिया मैं, जिन लोगों के पास करंटली अवेलेबल नहीं है अभी भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी कैसा भी ले लो आप लोग, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, तो ये टेबल में सब लिखा हुआ है उसके बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अब। हाँ नहीं, एक सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आगे पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग जो है ना डिस्कशन भी हुआ है, तो वो भी देख लो आप लोग। और अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अभी बात उतनी नहीं हुई ये चैप्टर में, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो देखो साइंटिफिक मेजरमेंट्स जो रहते ना वो बहुत भयंकर वैल्यूज़ में आ जाते। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में टोटल, आप लोगों को लिख के बताता हूँ मैं यहाँ पे, 602 200 0 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 बहुत दूर तक जा रहा नंबर ये, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर रहा तो अब ऐसा लिख लेते बैठना तो एक टाइप से टाइम वेस्ट है और बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए कोई अगर ऐसा लंबा नंबर आ गया तो उसको कैसा लिखते हैं, अब उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक है एक तरह से। और थोड़े थोड़े वैल्यूज ऐसे रहते, देखो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बताता हूँ। मास मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता? मास ऑफ हाइड्रोजन 0.00000000000 लास्ट में 166 आता। तो ऐसे एक्सट्रीमली स्मॉल जो रहते हैं ना उन लोगों को मेजर करने का एक साइंटिफिक नोटेशन रहता है, ऐसा करना कि अब जैसे कि समझो, मैं एक एग्जैक्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ, पहले ये हटा देंगे। हाँ, अब देखो फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 0.000000001, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा 1 नहीं है, एक सेकेंड, 12 लिख देंगे। हाँ, तो देखो अब पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको 12 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते। ऐसा लिखना थोड़ा इजी है ऐसा लिखने से, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा दिखा तो समझ जाना ऐसी वैल्यू है, या फिर अगर कोई बड़ी वैल्यू है, ऐसे 12 का ही ले लेंगे, 12,000 है, समझ में आता, 1.2 लैक्स, 12 लैक्स, ऐसा लंबा होते जा रहा ना ये। तो इसीलिए इसको ऐसा करना कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे टोटल डिजिट्स। तो अपन ये दो डिजिट्स को तो उसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए 12 इंटू 10⁻ऑफ 12 इंटू 10⁻ऑफ क्या है ये 6, तो 10⁻6 लिख देना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें एक्सप्लेन्ड है बुक में से पढ़े तो और अच्छे से समझ में आता गाइस, ठीक है। तो बुक में से पढ़िए प्लीज़, बुक में से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए। और जो है ना ऐसे ही इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ये भी देख लेना आप लोग। मैं ये चीज़ें इधर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये बुक से पढ़े तो अच्छा रहता है, आप लोग थोड़ा पेन लेके खुद से प्रैक्टिस करके करे तो थोड़ा इजी रहता है, और बहुत सिंपल सिंपल से बातें हैं, पूरे यूनिट्स के कन्वर्जन्स वगैरह है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में तो ज़्यादा कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट। अब आते नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस व्हाटएवर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है ये आपको आगे बहुत यूज होने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ना रहता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है एवोगाड्रोस लॉ। तो पहले स्टार्ट करेंगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये लॉ जो है ना एंटोइन लेवोइसर से आया सो है, उन्होंने दिए सो है 1789 में। ठीक है, 1789 में आया था ये लॉ, 1789 में। तो एक कंबशन रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये कंक्लूजन मिला था कि सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस में मास का कोई नेट चेंज नहीं रहता। ठीक है, आप कोई यहाँ पे रिएक्शन करे, फिर पूरा फिजिकल उसका केमिकल चेंजेस हुआ, जो भी प्रोडक्ट आता, ये मास इनिशियल मास और फाइनल मास सेम रहता बोल के। ठीक है, इनिशियल मास और फाइनल मास सेम रहता बोल के आया। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते। इससे एक मेन पॉइंट क्या मिला बोले तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल सा लॉ है जो आप लोगों को पहले भी मालूम होगा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना कहीं ऐसे ही खुद से बना सकते ना पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको बस कन्वर्ट कर सकते कोई फिजिकल चेंज के थ्रू। अब आप बोलेंगे कि बलून है उसको फोड़ दिए बोले तो वो कंप्रेस हो गया पूरी तरह से, उन्हें ख़त्म नहीं हुआ। कभी भी ख़त्म नहीं होती कोई भी चीज़, अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती। ठीक है, अलग फॉर्म में चेंज हो जाती। ओके। तो ये इतना ही था, इतना ही था कि इसमें जो है ना पॉइंट यही था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना कोई क्रिएट कर सकते ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको बस जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते, चेंज कर सकते। ये है इम्पोर्टेंट बात, हर मैटर पे एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये लॉ जो है ना फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस की तरफ से दिया गया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। एक जो कंपाउंड रहता उसमें सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स रहते वेट से, एलिमेंट्स और वेट का प्रोपोर्शन सेम रहता। जैसे कि इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए थे, क्यूप्रिक कार्बोनेट, दो सैंपल्स लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट ये एक कंपाउंड है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम का कंपाउंड है। कॉपर कार्बोनेट जैसा रहता है ये, उसके वैसे से एक जिसमें से एक नेचुरल ओरिजिन का था और एक सिंथेटिक ओरिजिन का था। उन दोनों का जो कॉम्पोजिशन उन्होंने देखे वो एकदम सेम था। ठीक है, जबकि एक जो है ना नेचुरल ओरिजिन से आया था, कोई नेचुरल जो है ना मतलब जैसे कि कोई प्लांट से या फिर किसी बहरल नेचुरल सोर्स से आया था, और ये जो है कोई सिंथेटिक आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्स से आया था, मगर दोनों का कॉम्पोजिशन सेम था। दोनों का जो है ना परसेंटेज वगैरह, जैसे कि कॉपर परसेंटेज, कॉपर कितना है उसमें, क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर कितना था, कार्बन कितना था, ऑक्सीजन कितना था, तो वो सेम था। तो उन्होंने ये कंक्लूड करे कि सोर्स कोई भी रहने दो, बट एक कंपाउंड का कॉम्पोजिशन सेम रहता, उसमें उतने ही एलिमेंट्स रहते, उतने ही परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का उसमें वो कॉम्पोजिशन रहता। ठीक है, तो ये था इनका लॉ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको बहुत से दूसरे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी कर दिए सही बोल के। ये लिख देंगे यहाँ पे ज़रा, irrespective of the source, irrespective of the source, a given compound always contains a given कंपाउंड, ये शॉर्ट फॉर्म है देखो भाई कंपाउंड का,
always contains same elements combined together in the same proportion by mass. ठीक है, contains same composition लिख देता हूँ मैं अभी इतना लंबा लिखने में आ रहा तो लिख देंगे same elements combined together same elements combined together by in same proportion of mass in same proportion of mass in same proportion of mass. तो बहरहाल एलिमेंट्स का जितना परसेंटेज और मास का जितना परसेंटेज है वो सेम रह रहा. इसमें जितना परसेंटेज ऑफ कॉपर है नेचुरल कॉपर नेचुरल सोर्स से आए हुए क्यूप्रिक कार्बोनेट में सिंथेटिक सोर्स से आए हुए क्यूप्रिक कार्बोनेट में भी उतना ही है. ठीक है, और अब है नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ये डाल्टन का लॉ है, 1803 में आया था. 1803 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो कि 1803 में आया था बाय डाल्टन फेमस साइंटिस्ट है ऑब्वियसली. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड the masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. इसका जो है ना मैं एक एग्जांपल ही लेके समझाता हूँ. जैसे कि समझो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा वाटर से ऑक्सीजन से. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. इधर हाइड्रोजन 2 ग्राम्स का है, ऑक्सीजन इधर 16 ग्राम्स का है. तो रिएक्शन में रिजल्ट वाटर आ रहा. ओके, वाटर जिसका मास 18 ग्राम रहता. और फिर हाइड्रोजन का रिएक्शन होता ऑक्सीजन से. इधर हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास रहना 2 ग्राम इच. ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम हो रहा. तो रिएक्शन कैसा होता बोले तो यहाँ पे रिजल्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता. हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉरी ये थोड़ा अजीब हो गया बट समझ जाओ. इसका मास 34 ग्राम्स रहता. तो देखो सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक टाइम पे एक एलिमेंट बन रहा, दूसरे टाइम पे दूसरा एलिमेंट बन रहा, और सिर्फ एक ही एलिमेंट का मास जो है ना चेंज हो रहा. तो इधर जो है ये जो मास चेंज हो रहा सो एलिमेंट है ऑक्सीजन है, इसके दोनों मासेस का अगर रेशियो निकाले 16:32 अगर करे तो एक फिक्स्ड नंबर आता बोल के लॉ है. तो देखो 1/2 आ रहा ना, तो 1:2 फिक्स नंबर रेशियो आया, कोई डेसिमल रेशियो नहीं आया. वैसा बोलने का मतलब है. और इन लोगों के फॉर्मूले से और अच्छा समझ में आता. अब जैसे कि देखो ये 16 ग्राम बोल तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रहता और 2 ग्राम बोल तो हाइड्रोजन के दो रहते. 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो H2O बनता. अब वही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन्स अगर रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 रहता. H2O2 ये कंपाउंड को बोलते हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये बहुत अजीब ही हो गया तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ. अब देखो 2 हाइड्रोजन्स प्लस 1 ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ये 16 ग्राम जो है उसका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास है. इसका टोटल मास इधर 2 ग्राम्स रहता. अब वही सेम 2 हाइड्रोजन विद 2 ग्राम्स मास सेम ये डिफरेंट होता है. इसको डबल कर दे रहे हैं अपन ऑक्सीजन को, दूसरे एलिमेंट को, तो ये इसका मास भी डबल हो जाता 32 ग्राम्स. दो मॉलिक्यूल लिए तो ऑब्वियसली मास डबल हो जाता. तो वाटर का फॉर्मूला रहता H2O. वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला रहता H2O2 रहता. H2O2. और ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इसका आपको ये फर्स्ट ईयर में
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा यूज रहता है ये वाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन चैप्टर में इसकी अच्छी खासी स्टडी है, उधर और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं आप उसको। तो अब नेक्स्ट लॉ पे आएंगे जो कि है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये लॉ ऑब्वियसली नाम से ही मालूम हो रहा है गे-लुसाक का है। ये जो है ना 1808 में आया। 1808 मतलब अपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के 5 साल के बाद। तो इसमें ये ऑब्जर्व करे इन्हों कि when gases combine or are produced in a chemical reaction, जब gases produce होते या फिर combine होते एक chemical reaction में, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at a same temperature and pressure। जब सारे gases जो है ना same temperature और pressure पे रहते तो एक simple ratio आता volume का, जैसे कि 1:2 या फिर 3:4, ऐसे ऐसे सिंपल रेशियोज ही चाहते। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं आता। बोलने की बात ये है, जब किसका रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, जब प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना सेम रहता। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब सारे गैसेस रहते तो वॉल्यूम का रेशियो ऐसा आता। अब जैसे कि यहाँ पे है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन। एक एडवाइस पर्सनल जो मैं देता हूँ कि क्या बोलते सो आप लेक्चर सुनते वक्त एनसीईआरटी हाथ में रख के सुनो, ज़्यादा अच्छा रहता, अच्छे से समझ में आता देख के। क्योंकि मैं बेसिकली एक्सप्लेन करने का तो एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करे हुआ ही है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ बस। फिर वाटर आता 100 ml का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही, ये जो गैसेस कंबाइन हो रही, इन लोगों का सिंपल रेशियो है। जैसे कि अब देखो 100/50 बोल तो 2:1, 2:1 रेशियो में कंबाइन हो रही गैसेस। तो सिंपल रेशियो है ना, ये सिंपल रेशियो है ऐसा। तो अब नेक्स्ट लॉ है, अच्छा गे-लुसाक्स लॉ जो है ना प्रॉपरली एक्सप्लेन हुआ था 1811 में। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन 1811 में करे बाय अवोगाड्रोस लॉ। अब अवोगाड्रोस लॉ नेक्स्ट है, तो 1811 में अवोगाड्रो लॉ भी आया था। 1811 में Avogadro proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure should attain equal number of molecules। अब जब गैसेस की वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर अगर इक्वल है तो उन लोगों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहना पूरे गैसेस के। अगर उन लोगों का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है पूरे गैसेस का, तो उन लोगों के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो भी उसका नंबर भी सेम रहना। ऐसा है अवोगाड्रोस लॉ का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फिगर 1.9 में एनसीईआरटी की, वो भी आप लोग देख लो। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं मिल रही किसी वजह से तो कमेंट करके बता दो, मैं अगली बार से ऐसे एनसीईआरटी के फिगर्स और टेबल्स जो है ना अपने ये स्लाइड में बोर्ड पे ही ले लेके आता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियोस में हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से। फर्स्ट ईयर में स्कोर अच्छा मेंटेन करते तो सेकेंड ईयर में बिलीव में गाइस बहुत आसानी हो जाती है आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, पहले ही वीडियो शायद 20 मिनट से ऊपर हो गई। ठीक है, तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और इसका पीडीएफ मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस।